सोचिए आप एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ सब अमर हो, जहाँ सब लोग हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हो और मौत उनके लिए सिर्फ एक हिस्टोरिकल वर्ड हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ उम्र सिर्फ एक नंबर हो और बुढ़ापे का किसी को कोई डर ना हो और इस दुनिया में किसी जानलेवा बीमारी का कोई नामो निशान ना हो। इस इमोर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट को काफी सारी मूवीज में यूज किया गया है, जैसे लूसी, इटर्नल्स, सेल्फलेस, और इस टॉपिक पे कई सारी बुक्स भी लिखी गई है, जैसे द इमोर्टल्स, ब्लू मून और शैडोलैंड। इसके अलावा कई सारी मिथोलॉजीज में और हिंदू शास्त्र और पुराणों में भी ऐसे कई सारे इमोर्टल कैरेक्टर्स का जिक्र किया गया है, जैसे अश्वत्थामा, लॉर्ड हनुमान और परशुराम। इमेजिनेशन के लिए तो ठीक है, पर हमेशा के लिए जिंदा रहना क्या सच में पॉसिबल है? और इमोर्टैलिटी का ये कॉन्सेप्ट इंसानियत के लिए एक अल्टीमेट गोल हो सकता है? अगर हाँ, तो फिर हमें ये भी कंसीडर करना चाहिए कि इसके पीछे काफी सारे चैलेंजेस भी आएंगे और इसके काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। जैसे हम इमोर्टैलिटी के आइडिया को डेप्थ में सोचेंगे, वैसे हम ये भी रियलाइज करेंगे कि इमोर्टैलिटी एक दोधारी तलवार है, जहाँ एक तरफ ये हमें लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज ऑफर करेगा, वहाँ दूसरी तरफ इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। इमोर्टैलिटी का ये कॉन्सेप्ट हमें कई सदियों से फैसिनेट कर रहा है और शायद आगे भी करता रहेगा। पर हम वापस आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो था कि क्या इमोर्टैलिटी सच में पॉसिबल है? इमोर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले एजिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी की एक बच्चे की अवस्था से लेकर एक बुढ़ापे की अवस्था तक की जो जर्नी होती है, उसे हम एजिंग प्रोसेस कहते हैं। और पिछले कई सालों से साइंटिस्ट एजिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बॉडी कई अलग अलग बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स पे काम करती है। साइंटिस्ट उस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी एजिंग प्रोसेस के पीछे जिम्मेदार होते हैं। और साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे वेरियस फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो एजिंग प्रोसेस में एक की रोल प्ले करते हैं, जिनमें से कुछ मेन फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इन्फ्लेमेजिंग और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स और ऐसी कई सारी चीजें होती है जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी इंजरीज को हील करते हैं। इस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। पर अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस ठीक से काम ना करे तो इससे होने वाले एजिंग इफेक्ट्स को इन्फ्लेमेजिंग कहा जाता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारी बॉडी के प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन सिस्टम के इम्बैलेंस की वजह से होता है। इन्फ्लेमेजिंग और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी के सेल्स की काम करने की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को कम कर देते हैं और सेल्स के रिपेयर होने की और नए सेल्स बनने की जो प्रोसेस होती है, उसको भी इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज एक बहुत ही सिंपल टर्म है। डीएनए डैमेज मतलब हमारे डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर में होने वाला बदलाव, और डीएनए के ये बदलाव के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। साइंटिस्ट ने इस नॉलेज के बेसिस पे काम करना शुरू किया और इस नॉलेज के जरिए उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ डेवलपमेंट्स भी किए हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट आज काफी हद तक एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में सफल हो गए हैं। इसके अलावा ये डेवलपमेंट हमें कुछ एज रिलेटेड डिजीज और कंडीशंस को मैनेज करने में भी मदद करती है, जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज जैसी डिजीज की ट्रीटमेंट काफी इम्प्रूव हुई है, जिससे लोगों को लंबी और हेल्दी लाइफ मिलती है। जीन एडिटिंग और रीजनरेटिव मेडिसिन जैसी फील्ड में हाल ही में मिली सक्सेस यह दावा करती है कि डैमेज सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर किया जा सकता है और एजिंग के इफेक्ट्स को भी रिवर्स किया जा सकता है। डेविड सिंक्लेयर, जो हार्वर्ड के रिसर्चर है, उन्होंने हाल ही में एक अंधे माइस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वो उस अंधे माइस की आंखों को रिस्टोर करने में सफल हो गए। इसके अलावा वो उस माइस के एजिंग प्रोसेस को भी रिवर्स करने में सफल हो गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जीन थेरेपी के थ्रू 3 जीन्स को इस माइस की बॉडी में डिलीवर किया। ये जो 3 जीन्स उन्होंने माइस की बॉडी में डिलीवर किए, इसका काम यह था कि वो स्टीम सेल्स में एक्टिव रहे और जो मैच्योर सेल्स है उनको अपने अर्लियर स्टेज पर रिवाइंड करें। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने देखा कि उस माइस के ऑर्गन्स और टिश्यूज की कैपेबिलिटी बढ़ गई। अभी तक तो ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन बॉडी पर तो नहीं किए गए, पर डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का दावा है कि ह्यूमन बॉडी के एजिंग प्रोसेस को भी रिवर्स किया जा सकता है। अगर हम सेल्स और डीएनए में होने वाले एक्यूमुलेशन डैमेज को प्रिवेंट कर दें, तो हम ह्यूमन बॉडी को अपनी पीक कैपेसिटी पे काम करवा सकते हैं। और ये पॉसिबिलिटी है कि हम एक लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं विदाउट एनी एज रिलेटेड डिजीज। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का तो ये भी कहना है कि आप कुछ सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल चेंजिंग से भी अपनी एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो। इसके अलावा दूसरे भी कुछ साइंटिस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजिंग को क्योर करने के अपने गोल को पूरा करने के लिए पूरी डेडिकेशन से लगे हुए हैं, जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म और एजिंग रिलेटेड डिजीज पे फोकस करते हैं। और इन रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे कुछ हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स
और बिजनेसेस ने भी भारी रकम इन्वेस्ट कर रखा है। इन कंक्लूजन, एजिंग को पूरी तरह से स्टॉप करना एक चैलेंजिंग प्रोस्पेक्ट है, पर जैसे हमने लाइफ एक्सटेंडिंग और एजिंग रिलेटेड डिजीज को मैनेज करने में जो प्रोग्रेस किया है, शायद हम एजिंग प्रोसेस को भी पूरी तरह से स्टॉप करने में सफल हो जाए और हम इमेजिनेशन से निकलकर हकीकत में इमोर्टैलिटी एक्सपीरियंस कर पाए। और हमेशा के लिए जिंदा रहना कोई साइंस फिक्शन स्टोरी से कम नहीं। इमोर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर काफी क्रिटिकल क्वेश्चन सामने आते हैं जिसको कंसिडर करना बहुत जरूरी है, जैसे इसका सोसाइटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पे क्या असर होगा। हम लाइफ और डेथ के बारे में जो भी जानते हैं उन सब चीजों पे हमें दोबारा सोचने की जरूरत है। जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में इमेजिन किया था, वो दुनिया इमेजिन कीजिए जहाँ लोग कभी बूढ़े नहीं होते, कभी बीमार नहीं होते और मोस्ट इम्पोर्टेंट कभी मरते नहीं। वेल, सुनने में तो ये बड़ा ही फैसिनेटिंग थॉट लगता है ना? पर ऐसी दुनिया में लोग क्या चैलेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे और इमोर्टैलिटी के हमारी सोसाइटी और पूरी दुनिया पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इस पे बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज है ग्लोबल पॉपुलेशन। जब लाइफ स्पेन की कोई लिमिट नहीं होगी तो पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी। फिर शायद आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपको लगे आप मच्छी मार्केट में आ गए और फिर शायद हमें दूसरे प्लैनेट्स को भी कॉलोनाइज करना पड़े। जोक्स अपार्ट, पर इसका हमारी पृथ्वी के रिसोर्सेज, फूड, वाटर और एनर्जी पे काफी गहरा असर होगा। तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजीज और मेथड्स डेवलप करने के नए नए तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे जो हमें फूड, वाटर, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर पाए। और हमें ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी एक्सट्रैक्शन के भी न्यू फॉर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे ताकि हम लोग हमारे प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज खत्म ना कर दें। इसके अलावा इमोर्टैलिटी के कुछ एथिकल कंसर्न्स भी है जिसपे हमें सोचना चाहिए। जैसे जरूरी नहीं कि पृथ्वी पे मौजूद सब लोग हमेशा के लिए जीना चाहे। कुछ लोग टेक्नोलॉजी को मना करके एक नेचुरल लाइफ भी चूज करेंगे, तो हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए भी रेडी रहना होगा। और दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या इमोर्टल होने का ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल होगा? जैसे एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा के लिए जीना चाहे तो क्या जी पाएगा, या फिर ये ऑप्शन सिर्फ पावरफुल और वेल्दी लोगों के लिए ही रिजर्व रहेगा? एक बात बताओ, आप क्या सोचते हो कि अगर हमेशा के लिए जिंदा रहने का ऑप्शन सिर्फ वेल्दी और पावरफुल लोगों के पास हो तो पॉसिबली सोसाइटी पे क्या असर करेगा? वेल, मेरे हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो दुनिया मोर्टल और इमोर्टल जैसे दो क्लास में डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी काफी सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत ही फेमस मुहावरा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो क्या इस केस में भी ऐसा कुछ हो सकता है? वेल, एक फैक्ट तो ये है कि ह्यूमन बॉडी इमोर्टल होने के लिए बनी ही नहीं, और अगर हम इमोर्टैलिटी अचीव भी कर ले तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लॉन्ग टर्म पे कोई नेचुरल सेंस खो दे, जैसे सूंघने की शक्ति, और शायद हम इतनी लंबी लाइफ जीकर बोर हो जाए। ज्यादा से ज्यादा हम दुनिया घूम लेंगे, नई चीजें ट्राई कर लेंगे, पर एक मिडिल क्लास इतनी लंबी लाइफ जीने का क्यों सोचेगा? उनके पास इतनी अर्निंग नहीं होती कि वो दुनिया घूम पाए या कोई क्लब वगैरह ज्वाइन कर पाए। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे लोग डेली लाइफ में एक ही चीज रिपीट कर करके थक जाएंगे और शायद जीने की चाह छोड़ देंगे। ये तो मैंने इमोर्टैलिटी के साथ आने वाले कुछ ही कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी खड़े होते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, जिनको कंसिडर करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इट्स जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ एक्सटेंडिंग अवर लाइव्स, इट्स अ मैटर ऑफ रीथिंक अवर एंटायर एग्जिस्टेंस। इसके अलावा इमोर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम सोसाइटीज कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करेंगे, पॉपुलेशन कैसे मैनेज करेंगे और एथिकल इम्प्लीकेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे आप क्या सोचते हो? क्या हम हमेशा के लिए जिंदा रहने के इस कॉन्सेप्ट को कभी रियलिटी में भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे? अगर आप इस दौर को एक्सपीरियंस कर पाओ तो आप कौन सी लाइफ चूज करेंगे, मोर्टल या इमोर्टल? मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।